वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन रिवोल्यूशन यानी हरित क्रांति। हरित क्रांति का सामान्यतः जो अर्थ है वो न्यू टेक्नोलॉजी और अधिक उपज देने वाले जो बीज थे उनके प्रयोग से कृषि उत्पादन में जो अत्यधिक वृद्धि हुई उसी को जो हरित क्रांति कहा जाता है। और हरित क्रांति जो शब्द है उसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो विलियम गोड ने किया था, 1968 में किया था। लेकिन इसका जो जन्मदाता है उसको जो है महान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बरलोंग को इसका जन्मदाता माना जाता है। डॉक्टर नॉर्मन ई बरलोंग जो थे उन्होंने 1965 के आसपास जो मेक्सिको देश है उसमें अधिक उपज देने वाली गेहूं की फसलों का विकास किया था, जिसके कारण उनको हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। इसके पश्चात है ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, भारत में हरित क्रांति। भारत में जो 1960 का दशक था उसमें जो है जनसंख्या में जो है तीव्र गति से वृद्धि हुई। अब जनसंख्या में वृद्धि होने से जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना भी जरूरी था, जिसके परिणाम स्वरूप जो 1966 में एक कार्यक्रम अपनाया गया जो कि 3 तत्वों पर आधारित था: जल, उर्वरक और बीज, इन 3 पर आधारित था। और इसी को जो है हरित क्रांति कहा गया। इस हरित क्रांति से भारत में खाद्यान्न उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई और 1967-68 में की तुलना में 1900 जो 66-67 था उसकी अपेक्षा जो है भारत में खाद्यान्न उत्पादन में 25% की वृद्धि दर्ज की गई। तो इस कार्यक्रम के द्वारा जो है जो जल, उर्वरक और बीज पर आधारित था, इससे जो है खाद्यान्नों के उत्पादन में भारत में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके पश्चात है सैलाइंट फीचर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति लाने वाले कारक या हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएं। हरित क्रांति की जो विशेषताएं हैं इनमें सबसे पहले नंबर पे है उन्नत बीज। 1966 के पश्चात जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, इसके पश्चात जो है जो उन्नत किस्म के बीज थे यानी अधिक उत्पादन देने वाले जो बीज थे उनका आविष्कार किया गया और उन बीजों का फसलों के उत्पादन में प्रयोग किया गया। ये जो बीज थे प्रमुख रूप से जो है जैसे गेहूं है, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, ज्वार, इन बीजों का प्रयोग किया गया। वैसे तो जो डॉक्टर नॉर्मन बरलोंग थे उन्होंने अनेक बीजों का आविष्कार किया गया था, लेकिन भारत की जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी उसके अनुसार जो है इन 4 बीजों को विशेष महत्व दिया गया। जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है यानी ICAR है, उसकी इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके पश्चात है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। हरित क्रांति के पश्चात जो है भारत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। 1967-68 में केवल भारत में जो उत्पादन था वो 11 लाख टन उर्वरकों का प्रयोग किया गया, जो 2008-9 में बढ़कर 184 लाख टन हो गया। इस प्रकार खाद्यान्नों में उत्पादन होने के साथ साथ जो है जो रासायनिक उर्वरक है उनकी मांग में भी वृद्धि हुई। परिणाम ये रहा खाद्यान्न के उत्पादन में के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन में भी वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ साथ
भारत कुछ उर्वरकों का आयात भी करता है। इसके पश्चात है सिंचाई में विस्तार या सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उनमें विस्तार। भारतीय जो कृषि है वो ज़्यादातर जो है मानसून पर आधारित है और भारत में ज़्यादातर जो वर्षा की प्राप्ति होती है वो मानसून से ही होती है। दूसरी तरफ मानसून के समय वर्षा का जो वितरण है वो असमान और अनिश्चित है। परिणाम स्वरूप भारत में जो कृषि की विकास दर थी बहुत जो कम थी, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात सिंचाई की विस्तार पर जो है जोर दिया गया। इसका परिणाम ये रहा कि भारत में 1965-66 में केवल 320 लाख हेक्टर जो भूमि थी उसको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन 2014-15 में ये बढ़कर 1028 लाख हेक्टर हो गई। इसके पश्चात है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। हरित क्रांति से पहले भारत में कृषि के जो यंत्र थे वो पुराने थे और हरित क्रांति के पश्चात इन पुराने औजारों की जो जगह थी वो आधुनिक यंत्रों ने ले ली। परिणाम ये हुआ कि कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई और जो पुराने यंत्र थे उनकी जगह पर ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेशर, हार्वेस्टर, ड्रिल और जो पंपिंग सेट थे उनका प्रयोग किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त सरकार ने किसानों को मशीनें जो थी, जो महंगी मशीनें थे उनको सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए कृषि सेवा केंद्र स्थापित किए। इसके पश्चात है कीटनाशक औषधियों का प्रयोग। हरित क्रांति से पहले भारत में जो कृषि उत्पादन होता था या कृषि को जो है अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती थी जिससे कृषि उत्पादन कम होता था, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात ये जो बीमारियां थी, ये जो कीटनाशक थे, जो इनके लिए कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग किया गया। परिणाम ये हुआ कि भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसके पश्चात है बहुफसली खेती। बहुफसली खेती के अंतर्गत हरित क्रांति से पहले भारत में सिंचाई की व्यवस्था उचित नहीं थी। इसके अतिरिक्त कृषि जो यंत्र थे वो भी पुराने थे, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात भारत में जो उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया, कृषि के जो आधुनिक उपकरणों का प्रयोग किया गया, इसके अतिरिक्त सिंचाई की जो उचित व्यवस्था की गई, उससे किसान एक वर्ष में जो है कई फसलें लेने लगा। जैसे कि यदि किसी खेत में अप्रैल में गेहूं की फसल काट ली जाती है तो वह मूंग आदि की फसल भी बो दी जाती, जो लगभग 2 महीने में तैयार हो जाती हैं। इसके बाद उसी खेत में चावल आदि जो है बोया जा सकता है। इस प्रकार जो है बहुफसली जो खेती थी उसको बढ़ावा मिला। इसके पश्चात है मृदा परीक्षण। हरित क्रांति के पश्चात भारत में मृदा परीक्षण पर जोर दिया गया। मृदा परीक्षण से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और उनको किस प्रकार की खाद के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के जो परीक्षण हैं उनसे ये भी पता चलता है कि जो है कौन सी मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, ताकि उस मिट्टी में जो हो उसी प्रकार की फसल का उत्पादन किया जाए। तो कृषि क्षेत्र में जो मृदा परीक्षण को बढ़ावा दिया गया हरित क्रांति के पश्चात, उससे भी जो है कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई। हरित क्रांति के दौरान
मृदा संरक्षण को भी बढ़ावा दिया गया। मृदा संरक्षण कार्यक्रम के तहत जो भूमि का कटाव होता है उसको रोकने और जो मिट्टी की उर्वरता को है उसको बनाए रखने के पर जो है जोर दिया जाता है। और इसी कारण जो मरुस्थलीय विस्तार हो रहा है उसमें जो है शुष्क कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। इसके अतिरिक्त मृदा संरक्षण के उद्देश्य से फसलों को हेर फेर करवाने को भी जो है प्रोत्साहन दिया गया। इसके अतिरिक्त जो बंजर भूमि थी उसको कृषि योग्य बनाने के लिए भी कई प्रयास किए गए। इसके पश्चात है ग्रामीण विद्युतीकरण। ये कृषि के जो उपकरण होते हैं, जो आधुनिक उपकरण हैं, वो अधिकतर ऐसे हैं जिनका उपयोग करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। इसलिए जो है लगातार बिजली प्राप्त होना ज़रूरी है। तो कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण पर जोर दिया गया और इस उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना भी की। और इसके परिणाम स्वरूप भारत में 2010 में 44% ग्रामीण घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध हो गई थी। और हरियाणा देश का पहला राज्य था जहां सभी गांवों को बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके पश्चात है बिक्री संबंधी सुविधाएं। हरित क्रांति से पहले किसान जो अपनी उपज होती थी उसको जब बेचता था तो उसमें जो मिडलमैन होते थे, जो बिचौलिए होते थे, वो ज़्यादातर उसको हजम कर जाते थे, हड़प लेते थे। लेकिन हरित क्रांति के पश्चात भारत में जो है सरकार के द्वारा मंडियाँ स्थापित की गई जहाँ पर किसान जो है अपनी फसलों को या जो अपनी उत्पादन जो है उसको आसानी से बेच सके। इसके अतिरिक्त जो है सरकार के द्वारा गोदाम और शीत भंडारण की स्थापना की गई। इसके पश्चात है उपजों का समर्थन मूल्य। कई बार क्या होता है कि जब कृषि उत्पादन अधिक हो जाता है तो अधिक होने से जो मार्केट है उसमें फसलों की कीमत जो है कम हो जाती है, प्रोडक्शन अधिक होने से। तो इस पर जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और गवर्नमेंट ने इस समस्या को दूर करने के लिए जो कृषि लागत और मूल्य आयोग की स्थापना की। और ये जो कृषि लागत और जो मूल्य आयोग है ये अलग अलग फसलों के लिए जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करता है। अब किसी फसल पर्टिकुलर फसल का उत्पादन मूल्य चाहे कितने भी गिर जाए, लेकिन सरकार जो अपनी स्वयं जो मूल्य समर्थन मूल्य घोषित करती है वो जो है उसी मूल्य पर किसानों से उस उपज को खरीदती है। तो इस प्रकार जो समर्थन मूल्य को बढ़ावा देकर भी कृषि उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। इससे किसानों को उसकी उपज का कम पैसा प्राप्त होने की चिंता नहीं रहती। इसके पश्चात है इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति के प्रभाव में सबसे पहले नंबर पे है कृषि उत्पादन में वृद्धि। भारत में जो 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई उसके पश्चात जो है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया। खासकर जो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का इनका प्रयोग किया गया और इनके उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। खासकर गेहूं जो है उसके उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि दर्ज की गई। इस प्रकार अनाज के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने से इसको जो है एक प्रकार से अनाज की क्रांति साबित हुई। इसके पश्चात है पूंजी गहन खेती। इसके अंतर्गत जो हरित क्रांति थी इसमें
किसान तभी इसका लाभ उठा सकता था जब उसके पास जो है भिन्न भिन्न प्रकार के कृषि यंत्र हो, उर्वरक हो, प्रमाणित बीज हो, इनको खरीदने की उनके पास अक्षमता हो। तो इस प्रकार जो है ये जो हरित क्रांति थी इसने भारत में पूंजीवाद को बढ़ावा दिया। परिणाम ये हुआ कि भारत में जो इस का जो लाभ हुआ, अधिकतर जो बड़े किसान थे उनको ज़्यादा लाभ हुआ, और जो छोटे और मझोले किसान थे उन पर जो है हरित क्रांति का विपरीत प्रभाव रहा। इसके पश्चात है किसानों की समृद्धि। हरित क्रांति के पश्चात भारत में कृषि उत्पादन में जो वृद्धि हुई, इससे किसानों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप उनका जो जीवन स्तर है उसमें उसका में जो है ऊंचा हुआ, और उनके पास जो एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त हुई, एक्स्ट्रा आमदनी हुई, इससे जो हो उनको सामान खरीदने में अक्षमता विकसित हुई। इस प्रकार किसानों की जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होने से देश में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे औद्योगिक विकास पर जो है पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। इसके पश्चात है खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। हरित क्रांति के पश्चात भारत में खाद्यान्न के उत्पादन में जो अत्यधिक वृद्धि हुई थी, उससे भारत जो है खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया था। इससे पहले भारत जो है अपने खाद्य संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरे देशों से आयात करता था, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात जो खासकर गेहूं के क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई, इसके परिणाम स्वरूप भारत में अनाज के आयात में भी कमी दर्ज की गई, बल्कि जो है अनाज का निर्यात भी करने लगे। इसके पश्चात है लाभ का पुनर्निवेश, यानी जो लाभ अर्जित हुआ उसका दोबारा निवेश करना। तो हरित क्रांति के पश्चात जो अत्यधिक अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, इससे किसानों की जो इनकम थी, जो आय थी, उसमें वृद्धि हुई, और जो अतिरिक्त जो आय प्राप्त हुई, इससे इसका प्रयोग उन्होंने जो है कृषि में और अधिक सुधार लाने के लिए इसका प्रयोग किया, यानी इस आय का उन्होंने पुनर्निवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें काफ़ी वृद्धि दर्ज की गई। इसके पश्चात है उद्योगों का विकास। हरित क्रांति के समय जो आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, कंबाइन हार्वेस्टर, पंपिंग सेट जो है, डीजल इंजन जो है, इनका जो बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया है, इनके परिणाम स्वरूप जो है इनका अत्यधिक उत्पादन करने के लिए जो है इनसे संबंधित उद्योगों में बढ़ोतरी हुई। इसके अतिरिक्त जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका भी बड़े स्तर पर उपयोग किया गया। परिणाम स्वरूप भारत में रासायनिक उद्योगों की स्थापना हुई। इस प्रकार जो भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिला। इसके पश्चात है कीमती जो कीमत हैं उन पर प्रभाव, कीमतों पर प्रभाव। 1960 के दशक में ये जो हरित क्रांति आई थी, इससे पहले जो है कृषि उत्पादन कम था। इसका परिणाम ये हुआ था कि अनाज की जो कीमत थी या जो उसका प्राइस था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात जो उत्पादन में वृद्धि हुई, इससे उनके जो कृषि उपज थी उनकी कीमत जो थी उन पर भी जो है अंकुश लगाया गया। इसके पश्चात है ग्रामीण रोजगार पर प्रभाव। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ग्रामीण जो रोजगार था उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा, क्योंकि कृषि क्षेत्र में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग होने से ज़्यादातर जो कार्य है वो मशीनों के द्वारा किया जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे उन
को बेरोजगारी की आशंका पैदा हो गई। इसके अतिरिक्त दूसरी तरफ जो अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया है, उससे संबंधित जो उर्वरक उद्योग स्थापित हुए, उसमें मजदूरों की आवश्यकता हुई और दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि हुई। इसके पश्चात किसानों की सोच में बदलाव। हरित क्रांति के पश्चात जो किसान थे उनकी जो सोच थी उसमें बदलाव आया था, क्योंकि इससे पहले उनकी जो सोच थी वो रूढ़िवादी सोच थी और खेती करने के लिए जो पुराने तरीके थे उनका प्रयोग करता था। लेकिन हरित क्रांति के पश्चात उन्होंने जो आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया और उससे उत्पादन में जो अत्यधिक वृद्धि हुई, तो इससे उसके रूढ़िवादी जो सोच थी उसमें बदलाव आया। उसका जो दृष्टिकोण था वह सकारात्मक हुआ। इसके पश्चात है डीमेरिट्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति के दोष या समस्याएं। सबसे पहले नंबर पे है गिनी चुनी फसलों पर प्रभाव, यानी कि जो कुछ मुख्य फसलें जो थी उन्हीं के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। हरित क्रांति के दौरान जो अलग अलग प्रकार के अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया, तो उनमें सभी में वृद्धि न होकर कुछ विशेष खाद्यान्नों के उत्पादन में ही वृद्धि दर्ज की गई। खासकर ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, इन पर खासकर गेहूं पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, इसके उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन दूसरी जो फसल थी जैसे चावल है, गन्ना, पटसन, चाय, इन पर इनका जो प्रभाव रहा या जो इनके उत्पादन में जो वृद्धि दर्ज की गई वो ज़्यादा दर्ज नहीं की गई। गेहूं के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पहले दूसरी फसलें बोई जाती थी, जैसे जहाँ पर दालें बोई जाती, वहाँ पर उनके स्थान पर अब गेहूं की कृषि की जाने लगी। परिणाम ये हुआ कि दालों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई। इसके पश्चात है सीमित प्रदेश। हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो सीमित राज्यों तक ही या लिमिटेड एरियाज में ही जो है इसका प्रभाव रहा और केवल जो 40% भारत के भाग पर जो है इसका सकारात्मक प्रभाव रहा। शेष जो 60% भाग था उसके प्रभाव से वंचित रहा। खासकर इसका जो प्रभाव रहा वो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में ज़्यादा रहा। लेकिन इसके विपरीत कुछ क्षेत्र जैसे कि मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन राज्यों में हरित क्रांति का कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं रहा। इसके पश्चात है आर्थिक समानता में वृद्धि हुई या वृद्धि का होना। हरित क्रांति के प्रभाव से जो भारत में गिने चुने क्षेत्र थे या कुछ क्षेत्रों में ही जहाँ पर सिंचाई की सुविधा ज़्यादा उपलब्ध थी, वहाँ पर कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन पहले से कृषि की दृष्टि से पिछड़े हुए जो क्षेत्र थे वहाँ पर कोई विशेष सकारात्मक प्रभाव दिखाई नहीं दिया और इससे जो है कृषि क्षेत्र में आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई। इसका जो प्रभाव रहा खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इन ये जो क्षेत्र थे वहाँ पर इसका सकारात्मक प्रभाव रहा और वहाँ पर वृद्धि दर्ज की गई। लेकिन देश के कुछ हिस्सों में इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा। खासकर असम, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में ये जो हरित क्रांति थी असरदार नहीं रही और विशेषकर दक्षिण के जो राज्य थे उनमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को छोड़कर जो शेष राज्य थे उनमें भी इसका विशेष प्रभाव नहीं रहा। इस प्रकार जो है हरित क्रांति से आर्थिक असमानता में वृद्धि दर्ज हुई। इसके पश्चात है बड़े जमींदारों को लाभ। जैसे पहले पढ़ा था कि इस हरित क्रांति ने जो है पूंजीवाद को बढ़ावा दिया था। हरित क्रांति से जो बड़े किसान थे या जो समृद्ध किसान थे उनकी जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी थी उन्हीं को जो है ज़्यादा लाभ हुआ, क्योंकि जो अधिक महंगे यंत्र थे, उर्वरक थे या सिंचाई के जो अन्य साधन थे उनको खरीदने की जो क्षमता थी वो बड़े किसानों की थी। इस प्रकार जो छोटे किसान थे वो और अधिक गरीब हो गए और
इससे जो अमीर किसान था जो वो और अधिक अमीर हो गया और जो गरीब था वो और अधिक गरीब होता गया। इस प्रकार जो है खासकर बड़े ज़मींदारों को इसमें लाभ हुआ। फिर है बेरोजगारी। हरित क्रांति से जो मशीनीकरण को बढ़ावा मिला या आधुनिक जो मशीनों का प्रयोग हुआ, इससे जो भूमिहीन मजदूर थे उनकी जो है जो रोजगार पहले कृषि क्षेत्र प्रदान करता था, इससे उनकी रोजगार चला गया और वो बेरोजगार हो गए। थोड़े बहुत ऐसे किसान कुटीर और ग्रामीण उद्योगों में खप गए, लेकिन अधिकतर या ज़्यादातर गरीब खेती और मजदूरों को हरित क्रांति का जो खामियाजा था वो भुगतना पड़ा। इसके पश्चात है कृषि उत्पादन में घटती वृद्धि दर। हरित क्रांति के समय ऐसा लग रहा था कि कृषि उत्पादन में इसी प्रकार वृद्धि होती रहेगी, लेकिन जिस इस तरीके से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी वो लगातार इसी प्रकार की आगे भी जारी नहीं रही। इसके पश्चात है सजेशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति के स्थायित्व के लिए सुझाव। इसमें जो पहला सुझाव वो है क्षेत्र व्यापक हो। इसमें हमने पढ़ा था कि हरित क्रांति का जो प्रभाव था वो विशेष क्षेत्र में ही रहा था, खासकर पंजाब, हरियाणा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसके अतिरिक्त तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों में ज़्यादा रहा था। इसके अतिरिक्त ये ज़रूरी है कि शेष जो क्षेत्र हैं उनमें भी इसके हरित क्रांति का प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया जाए ताकि आर्थिक समानता स्थापित हो सके। दूसरे नंबर पे है व्यापक फसलें। हरित क्रांति में कुछ विशेष फसलों को बढ़ावा मिला था, खासकर गेहूं के उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी या उत्पादन में वृद्धि हुई थी। लेकिन जो अन्य फसलें हैं जैसे गन्ना, चाय, तिलहन, पटसन, इनके उत्पादन में भी जो है वृद्धि होनी चाहिए। इसके पश्चात है सिंचित क्षेत्र का विस्तार। हरित क्रांति में जो उत्पादन है वो ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में हुआ जहाँ पर सिंचाई की सुविधा पहले से उपलब्ध थी, क्योंकि अधिक उपज देने वाले जो बीजों का आविष्कार हुआ था उसमें अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता है। अतः ये ज़रूरी है कि सिंचाई की जो सुविधा है उनका विकास किया जाए और जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है वहाँ पर ये नई नई योजनाएं चलानी चाहिए। इसके पश्चात है छोटे किसानों का विशेष ध्यान। भारत में ज़्यादातर जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं और हरित क्रांति में इनको जो कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो अमीर किसान था वो अत्यधिक अमीर हो गया। तो इसका जो मजदूर थे उनको फ़ायदा होने की अपेक्षा जो उनको नुकसान हुआ। तो इसलिए जो छोटे किसान हैं उनके विकास पर भी जो है विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कि जो अतिरिक्त भूमि है वो छोटे किसानों में बांट देनी चाहिए या फिर उनको सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो कृषि यंत्र हैं वो उनको उपलब्ध करा कर जो है उनको समृद्ध बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो फसल बीमा योजनाएं हैं वो किसानों के लिए ज़रूरी करके या अनिवार्य करके जो है उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आगे है बहुफसली प्रणाली। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि बहुफसली प्रणाली अपनानी चाहिए, यानी कि वर्ष में जो है एक साल में जो है कई फसलें उगानी चाहिए ताकि उत्पादन में बढ़ावा हो। फिर है एकीकृत फार्म नीति। इसके अंतर्गत सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे किसानों को रासायनिक उर्वरक, उन्नत बीज, कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं, कृषि यंत्र हैं वो उचित मूल्य पर जो है उपलब्ध हो सके और जो छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, उनको लाभ हो सके। फिर है नई कृषि नीति में संशोधन। जो भारत में कृषि संबंधी जो नीतियाँ हैं
उनमें संशोधन करके जो है कृषि को बढ़ावा दिया जा सकता है। जैसे कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खाद बीज उपलब्ध नहीं है, उन क्षेत्रों को जो है खाद बीज उपलब्ध करा के कृषि में बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके पश्चात है संस्थागत सुधार। तो कुछ संस्थागत सुधार करके भी जो है हरित क्रांति को स्थायित्व दिया जा सकता है। जैसे कि छोटे किसान और जो काश्तकार होते हैं, उनके हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त चकबंदी को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि जो जोत हैं, छोटे खेत हैं, उनके विभाजन होने से उनको रोका जा सके। इसके अतिरिक्त जो जोत हैं, उनकी उच्चतम सीमा तय करने के बाद प्राप्त अधिशेष भूमि को भूमिहीन और तथा जो छोटे किसान हैं उनको बांट देना चाहिए।